Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 25th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 25 मार्च 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सोलोमन आइलैंड्स को, काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो उस समय पर एक प्रपोजल जारी किया गया था। उस प्रपोजल में क्या बोला गया कि गुजरात के अंदर में जो लायंस पाए जाते हैं ना, उनमें से कुछ लायंस को एक जगह पर भेजा जाएगा। तो वो जगह कौन सी होने वाली है वो आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कोनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑप्शन सी मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर ऑप्शन डी सरिस्का नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है कि उस प्रपोजल में कहाँ पर इन लायंस को भेजने के बारे में चर्चा की गई थी। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो अभी 2 दिन से इस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन चल ही रहा है, कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। लेकिन कल के आर्टिकल में और आज के आर्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कल जो हमने थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस किया था ना, वहाँ पे हमने ये बात की थी कि राहुल गांधी जी को अभी 2 साल की जेल की सज़ा हुई है। और वो क्यों हुई है, उसके पीछे का पूरा जो हमने केस है वो समझा था कि 2019 का ये केस था। 2019 के अंदर में इलेक्शन रैली के दौरान कर्नाटका के अंदर ये एक भाषण देते हैं और उस स्पीच के अंदर में इन्होंने एक बात बोल दी थी। क्या बोल दी थी कि नीरव मोदी, ललित मोदी, ये जो यहाँ पे सरनेम है मोदी, इस मोदी नाम को यहाँ पे टारगेट किया गया इनके थ्रू और बोला यह गया कि जितने भी यहाँ पर चोर हैं उनका सरनेम मोदी ही क्यों है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कम्युनिटी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, उसी दौरान यहाँ पे एक केस दर्ज होता है। क्योंकि उस समय पर गुजरात के एक एमएलए थे, उनका नाम भी क्या है, पुर्नेश मोदी। अब वो भी यहाँ पर मोदी ही हैं, ऐसे मोदी कम्युनिटी के काफ़ी सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ये मोदी यानी पुर्नेश मोदी 2019 में आए और इन्होंने यहाँ पर एक केस दर्ज किया राहुल गांधी के अगेंस्ट में कि ये ऐसा बोल रहे हैं कि मोदी कम्युनिटी वाले चोर होते हैं। तो फिर 2019 से आप देख सकते हो ये केस चलते चलते अभी 2023 आ चुका है और 2023 में फाइनल यहाँ पे एक वर्डिक्ट आता है सूरत कोर्ट का, और सूरत कोर्ट ने यहाँ पे राहुल गांधी जी को 2 साल की सज़ा सुनाई है। ठीक है, अब ये कौन सा केस हो गया, तो ये हो गया डिफेमेशन का केस। अब ये डिफेमेशन का केस क्या होता है, यानी कि किसी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब की जा रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफेमेशन। अच्छा, जब सूरत कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है, दोषी करार किया है राहुल गांधी जी को, तो ये किस बेसिस पर किया है, तो हमारे पास में जो इंडियन पीनल कोड है ना, आईपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 499 और सेक्शन 500, ये दोनों ही सेक्शन है जो कि डिफेमेशन को लेकर चर्चा करते हैं। ठीक है ना, डिफेमेशन को लेकर जो भी सज़ा है वो यहाँ पर इन्हीं सेक्शंस के थ्रू दी जाती है, सेक्शन 499 और सेक्शन 500 के थ्रू। और उन्हीं सेक्शंस के दौरान यहाँ पे आप देखोगे आज भी यहाँ पे यूज़ हुआ है और इन्हीं सेक्शंस को देखते हुए राहुल गांधी जी को ये दोषी करार दिया गया है, 2 साल की सज़ा दी गई है। अब यहाँ तक जो भी सिचुएशन थी वो तो हमने कल ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन कल आर्टिकल्स ये चर्चा कर रहे थे कि इसकी वजह से ऐसा यहाँ पर इनको दोषी करार दिया गया है, इसकी वजह से राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है, यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा के जो मेंबर हैं, इनकी सदस्यता जा सकती है, यानी इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये कल चर्चा ही हो ही रही थी कि उसके बाद यहाँ पर इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो आज के समय में आप कह सकते हो ये डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, इनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है, तो अब ये लोकसभा के मेंबर नहीं रहे हैं, ध्यान रखना। और इसके बेसिस पर अब फिर से कुछ क्वेश्चंस उठ रहे हैं। क्वेश्चंस क्या उठ रहे हैं, क्वेश्चंस ये उठ रहे हैं कि आगे ये चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, 2024 का या 2029 का जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें ये इलेक्ट हो पाएंगे, सॉरी उन चुनाव में ये लड़ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर
आप भी सोच रहे होंगे कि जब 2 साल की सज़ा दी गई है तो कि इनको जेल नहीं भेजा गया। देखो ऐसे जेल नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि अभी जब 2 साल की सज़ा दी गई ना, तो उससे पहले 30 डेज़ का इनको टाइम पीरियड दिया गया है कि ये चाहें तो आगे अपील कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गुजरात की सूरत कोर्ट ने ये केस देखा है। अब चाहे तो यहाँ पर गुजरात की हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, या इवन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये इस केस को अपील कर सकते हैं। लेकिन अगर 30 डेज़ के अंदर अंदर इन्होंने कहीं पर भी इसको अपील नहीं किया तो फिर 2 साल की जेल होगी ही होगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है। देखो एग्जामिनेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, क्योंकि अभी यहाँ पर राहुल गांधी जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, इनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। इस वजह से आपको डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस ज़रूर से पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे ना डिस्क्वालिफिकेशन की जब बात करते हैं तो 2 मेजर चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। एक तो हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कल मैंने आपको बताया था भी था, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ठीक है, 1951 का यहाँ पर ये पूरा एक्ट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरी चीज़ जो देखी जाती है डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में, वो है सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एक जजमेंट। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बेसिस के ऊपर यहाँ पे राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो हो चुका है, यानी सदस्यता खत्म हो चुकी है लोकसभा के अंदर में। अच्छा, ऐसा क्या है? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर 2 साल की सज़ा होती है, ध्यान रखना एटलीस्ट 2 साल की सज़ा होती है, तो उसको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात खुद यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट मेंशन करता है कि 2 साल की सज़ा होती है किसी को तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और जिस दिन यहाँ पर व्यक्ति दोषी करार साबित होगा ना, उसी दिन से यहाँ पर उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। और ये क्यों बोला जा रहा है कि 2024 या 2029 के इलेक्शन नहीं लड़ सकते? क्योंकि इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक बात और बोली गई है। क्या बोली गई है? ये तो यहाँ पर है ही कि अगर 2 साल की किसी को सज़ा होती है तो यहाँ पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एडिशनल, ध्यान रखना इसके आगे एडिशनल जो 6 साल है ना, वो 6 साल भी यहाँ पर वो इलेक्शंस नहीं लड़ पाएंगे। ठीक है, आगे के 6 साल भी यहाँ पर उनको ऑफिस से दूर ही रखा जाएगा, आप ऐसा कह सकते हो। तो इसी के बेसिस पर यहाँ पे बोला जा रहा है कि आगे के इलेक्शंस यहाँ पर इनके लिए थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। तो ये तो हुआ नंबर 1 पॉइंट जिसके माध्यम से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है 2013 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अच्छा, कोई केस गया था क्या? हाँ, एक केस है जिसके बारे में कल हमने डिस्कस भी किया था, आपको याद होगा, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट आया था इस केस के अंदर में, और ये जजमेंट था लगभग 10 जुलाई 2013 का। और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को रूल करते हुए ये बोला कि कोई भी एमपी, यानी कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या कोई भी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई भी एमएलसी, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, कोई भी एमपी, एमएलए, एमएलसी, अगर यहाँ पर उसको सज़ा दी जाती है किसी क्राइम के अंदर में 2 साल की, मिनिमम 2 साल की अगर उसको जेल होती है, तो तुरंत जिस दिन यहाँ पे वो मुजरिम साबित होगा उस दिन तुरंत ही यहाँ पर इसकी जो मेंबरशिप है उस हाउस की ख़त्म हो जाएगी, उसकी मेंबरशिप खो जाएगी, वो मेंबरशिप अपनी खो देगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर में जो ये केस था 2013 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था। और जजमेंट देते देते सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ और यहाँ पर और डिफ़िकल्ट कर दी थी। क्या डिफ़िकल्ट कर दी थी? जो अभी हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पढ़ा था ना, है ना, उसी में ना इसके अलग अलग सेक्शन है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में एक सेक्शन आता था सेक्शन 8 क्लॉज 3 करके, सॉरी क्लॉज 4 करके। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी दौरान 2013 के इस जजमेंट के दौरान इस वाली क्लॉज को ख़त्म भी कर दिया था, क्योंकि ये क्लॉज कहीं ना कहीं लोगों को राहत देने का काम करता है। यानी कि कोई भी एमपी है, मान लो यहाँ पर उसने क्राइम किया, अब वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब डिस्क्वालीफाई होने के बाद में ना कुछ लगभग 2-3 महीने के उसको छूट मिल जाती है, 2-3 महीने तक, फिर भी यहाँ पर उसकी सीट इतनी आसानी से जाती नहीं है, ऐसा हुआ करता था। बट सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको भी ख़त्म कर दिया और बोला कि जिस दिन यहाँ पर वो मुजरिम साबित हो जाएगा और उसी दिन से ही यहाँ पे उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, वो अपनी मेंबरशिप को खो देगा। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पे बोला यह जा रहा है कि आने वाले एक समय के जो इलेक्शन है उनको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी यहाँ पर राहुल गांधी जी को फेस करनी पड़ सकती है। तो कल पूरे दिन यहाँ पर ये जो मामला है वो ट्रेंड होता हुआ नजर आया है, और आने वाले समय में भी ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स इस टॉपिक को लेकर पब्लिश होने वाला है। इवन कांग्रेस यहाँ पर बोल रही है ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक ब्लैक डे है, क्योंकि ओपोजिशन पार्टी को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है सामने से। तो आने वाले समय पर पॉसिबिलिटी है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठाया जाए। तो जैसे जैसे आगे जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आते रहेंगे वो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, बट अभी जो इशू था वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। और हाँ, एक चीज़ और,
जैसे मैंने बोला है कि जो मैंने आपको बोला ना कि मेंबर्स जो हैं हमारे पार्लियामेंट के, उनका डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है, उसको जो मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, जो जो एक्ट आपको बताया, केस बताया, वो सब मैंने लिखित में आपको प्रोवाइड करवा दिया पीडीएफ के अंदर में। तो उस पीडीएफ को टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको इसको लेकर सारे जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो यहाँ पे 3-4 आर्टिकल हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाले हैं। जैसे एक आर्टिकल ये है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक कर पाओगे, और अभी जो ऊपर वाला आर्टिकल डिस्कस किया था हमने, वो भी आप पॉलिटी के साथ में ही लिंक कर पाओगे। तो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट निकल कर आया है। अब स्टेटमेंट पे ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर जो जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा हम लोग फोकस कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला है कि मान लो यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी देश के खिलाफ में चल रही थी, हमारे देश की सॉवरिटी को नुकसान पहुंचा रही थी, तो उसको बैन कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होगा, या किसी व्यक्ति के पास में उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप होगी जिसको हम ऑलरेडी बैन कर चुके हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक अपराध कहलाएगा यूएपीए एक्ट के तहत, ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत ये काम, ये मेंबरशिप एक क्राइम कहलाएगी, एक अपराध कहलाएगी। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो जैसे हाल ही में पीएफआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बैन कर दिया गया था। तो अगर किसी के पास में इसकी मेंबरशिप होगी तो वो एक क्राइम कहलाएगा, एक अपराध कहलाएगा यूएपीए के तहत। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन की है। आई होप आपको यहाँ पर एक क्लियर हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि यूएपीए है क्या, क्योंकि इस पूरे आर्टिकल में यूएपीए को ही यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो चलो मैं आपको सिंपल से शब्दों में यूएपीए की एक डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ। ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर नंबर 2 के लिए तो है ही, साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 3 से भी आप इसको लिंक कर सकते हो। देखो, यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, नाम से ही पता चल रहा है जो यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर इस एक्ट को लेकर आया गया है। इस एक्ट को लेकर आया गया था, इसको पास किया गया था 1967 में। इसका मकसद है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे रोकना, खासकर ऐसी हरकतें जो इंडिया के अगेंस्ट में जा रही हैं, इंडिया की सॉवरिटी को नुकसान पहुँचा सकती हैं, भारत की इंटीग्रिटी के खिलाफ हो रही हैं। ठीक है, तो उस हरकतों को यहाँ पर रोकने के लिए, उन अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए इस यूएपीए एक्ट को लेकर आया गया था। इस एक्ट की जो एब्सोल्यूट पावर है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मेजर पावर्स होल्ड करके रखती है यूएपीए के तहत। अगर सपोज़ यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पर देश के खिलाफ में काम कर रहा था, अब उसको यूएपीए के तहत रजिस्टर कर लिया गया है, यूएपीए के तहत यहाँ पर उसको अंदर कर दिया गया है, तो उसे क्या सज़ा हो सकती है? तो मैक्सिमम जो सज़ा है ना वो डेथ पेनल्टी है, मौत की सज़ा भी हो सकती है। साथ ही साथ में यहाँ पर उसको उम्र कैद की सज़ा भी दी जा सकती है। ये कुछ हाईएस्ट पनिशमेंट्स हैं यूएपीए के तहत, तो आप समझ सकते होंगे इस एक्ट के बारे में। अब यूएपीए के अंदर में सवाल ये है, क्या केवल ये इंडियंस के ऊपर लागू होता है? तो ऐसा नहीं है, इंडियंस के साथ साथ यहाँ पर फॉरेन नेशनल्स के ऊपर भी लागू होता है, यानी कि इन दोनों ही व्यक्तियों को चार्ज किया जा सकता है यूएपीए एक्ट के तहत। कैसे? आप ऐसा क्राइम कर रहे हो जो कि भारत के अगेंस्ट में है ना, भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, इंडिया की सॉवरिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, भारत की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा सकता है, आपने कुछ इस प्रकार से हरकत कर दी है, तो ऑब्वियस ही बात है यूएपीए एक्ट के अंदर में धर लिए जाओगे। और अगर यही हरकत इंडिया से बाहर भी होती है, कोई व्यक्ति करता है जो कि इंडिया के अगेंस्ट में कर रहा है, तो उसको भी यहाँ पे यूएपीए एक्ट के तहत यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। तो फॉरेन नेशनल्स के साथ साथ इंडियंस के ऊपर, यानी दोनों ही व्यक्तियों के ऊपर ये यूएपीए लागू हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अब इसके अंदर में हमने कई सारी बदलाव करने की कोशिश की है। जैसे 2004 में इसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया, संशोधन करते हुए क्या किया गया, यूएपीए की पावर्स को बढ़ा दिया गया। पावर्स बढ़ाते हुए इसके अंदर जो टेररिस्ट एक्ट है ना, उसको यहाँ पर इसी में ऐड कर दिया, यानी अभी तक यहाँ पर अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को हैंडल करने का ये काम कर रहा है। अब आतंकवादी जैसी जो आतंकवाद से संबंधित जो एक्टिविटीज़ है उनको रोकने का भी यहाँ पर ये काम करने की जिम्मेदारी यूएपीए को दे दी, और यूएपीए ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया भी है। और इसको यहाँ पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ दे दी गई हैं जिससे कि यहाँ पे यूएपीए के पास में आज ये भी पावर है कि मान लो कोई यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसे संगठन है जो कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर काम कर रहा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने की पावर भी, यानी उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ख़त्म करने की, पूरी तरह से बैन करने की पावर भी यूएपीए के पास में है। और इसी पावर के तहत यूएपीए कई सारे आउटफिट्स को, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑलरेडी बैन कर चुका है। तो 2004 के तहत यहाँ पे यूएपीए को ये पावर दी गई। लेकिन उसके बाद 2019 में फिर से यहाँ पे यूएपीए के अंदर में एक अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई, और 2019 में अगस्त के महीने में पार्लियामेंट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 को क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, तो 2019 में फिर से यहाँ पर एक अमेंडमेंट हुआ, और इस अमेंडमेंट के तहत यहाँ पे यूएपीए की पावर्स को और बढ़ा दिया गया। क्या बढ़ा दिया गया कि अभी तक यूएपीए के पास में क्या पावर है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करेगा,
दूसरी पावर इसके पास में क्या है कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है तो उसके खिलाफ भी काम करेगा, कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन कर सकता है। अब तीसरी पावर इसमें 2019 में ये ऐड कर दी गई कि यूएपीए के पास में पावर है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, कोई इकलौता व्यक्ति है जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी गलत हरकतें हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी से संबंधित है, तो उसको यहाँ पे आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ठीक है ना, तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को यहाँ पर टेररिस्ट करार किया जा सकता है, उसको आतंकवादी घोषित किया जा सकता है इस यूएपीए एक्ट के तहत। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी हैंडल कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी हैंडल कर सकता है, तो हर तरीके की पावर यहाँ पर यूएपीए को दी गई है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नाउ ये जो यूएपीए एक्ट है ना, ये किस चीज़ को पावर देता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा लॉ है, ये तो कानून है। अब ये यूएपीए एक्ट हमारे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल हैं इनको पावर देता है कि जो ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो यहाँ पर किसी केस को इन्वेस्टिगेट करे, है ना। इन्वेस्टिगेट करते हुए यहाँ पर उस केस में कुछ घोटाले पाए जाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, उन सबको जब्त कर सके, उन सबको अटैच कर सके। ये सारी पावर्स यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ये यूएपीए के तहत मिल जाती है। ठीक है, तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी काफ़ी सारे जो टेररिज्म के केसेस वगैरह जो इन्वेस्ट करता है ना, उनको इन्वेस्टिगेट करता है, उनकी तहकीकात करता है। वो सब की जो पावर्स एनआईए के पास में आती है वो यूएपीए के तहत आती है, आप ऐसा ध्यान में रख सकते हो। तो यह है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसका काम क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देश के अंदर शांति बनाने का इसका एक मेजर फोकस है। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ और साथ ही साथ में जीएस पेपर नंबर 3 टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, जो आईसीएमआर है दैट इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। और वो गाइडलाइंस में क्या बोला गया है कि जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है ना हमारे, ठीक है, जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन हेल्थ केयर सेक्टर में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा है, उसको लेकर यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे आईसीएमआर ने रिलीज़ की हैं कि आपको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो आपको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी। ठीक है, तो ये एथिकल गाइडलाइंस हैं। समझते हैं कि आईसीएमआर ने क्या क्या गाइडलाइन रिलीज़ करी हैं और इसका मकसद क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ा बैकग्राउंड डेटा के साथ में और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये बात है हाल ही की। हाल ही में जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इन्होंने एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट को रिलीज़ किया। उस डॉक्यूमेंट का नाम है द एथिकल गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर। जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है वहाँ पर जो मशीनरीज़ का जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइंस आईसीएमआर ने जारी की हैं। अब उन गाइडलाइंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली गाइडलाइन है अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी प्रिंसिपल। मतलब इसका मतलब यह है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, जो भी मशीनरीज़ का, जो भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, उसको सबसे पहली बात आपको ऑडिट करना होगा, उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करना होगा, देखना होगा और रेगुलर बेसिस पर उसको चेक करते रहना होगा। ठीक है, ताकि हम लोग इंश्योर कर सके कि वो आर्टिफिशियल सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, वो जो टेक्नोलॉजी है वो सही से फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है ना। तो इसको लेकर यहाँ पर पहली गाइडलाइन जारी की गई है। दूसरी गाइडलाइन है ऑटोनॉमी प्रिंसिपल करके। इसका मकसद क्या है, यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि एक जो इंसान है ना वो हमेशा देखता रहे कि ये जो मशीन का काम हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, मशीन का जो परफॉर्मेंस है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसी चल रही है, वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस चीज़ को देखने के लिए एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पर इंश्योर किया गया है इस गाइडलाइन में। नेक्स्ट गाइडलाइन यहाँ पे बोलती है डेटा प्राइवेसी प्रिंसिपल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हेल्थ केयर सेक्टर में जब आप मशीनरीज़ का यूज़ कर रहे हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारा जो डेटा है एक पर्टिकुलर इंसान का स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस गाइडलाइन में बोला गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, इसको प्राइवेसी और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर खास तौर पर ध्यान रखना होगा। यानी एक इंसान का जो डेटा है ना, वो बेसिकली प्राइवेसी में रहे। ऐसा ना हो कि यहाँ पे डेटा कहीं पर भी रिलीज़ कर दिया जाए, उसका जो पर्सनल डेटा है उसको यहाँ पे पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके, है ना। तो ये यहाँ पर एक और गाइडलाइन जारी की गई है। फिर एक गाइडलाइन यहाँ पर है सेफ्टी एंड रिस्क मिनिमाइजेशन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल है इसका मकसद यहाँ पर क्या है कि जो भी डेटा का यूज़ किया जाएगा हेल्थ केयर सेक्टर में, उसको यहाँ पे आप ग्लोबल टेक्नोलॉजी से दूर रखो। ठीक है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी के पास में ना जाने दो, नहीं तो फिर यहाँ पर किसी का डेटा अगर वहाँ पर जाता है ना, तो उससे साइबर अटैक होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि आपको पता है साइबर अटैक के केसेस पिछले कुछ समय पर बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ भी हुए हैं,
है ना, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से अपराध कर दिया जाता है। आपके जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, आपका मोबाइल है, उसको हैक कर लिया जाएगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो निकाल ली जाएगी। लेकिन जब तक आपका डेटा किसी के पास में नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे बोला गया कि एक और काम यहाँ पर यह है कि जो भी डेटा लोगों का स्टोर हुआ है ना, जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ कर रहे हो, तो इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित तरीके से रखा जा सके, लोगों का जो डेटा है उसकी प्राइवेसी का इस्तेमाल, उसकी प्राइवेसी को ध्यान में रखा जा सके, डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा सके और डेटा को यहाँ पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी से दूर रखा जा सके, जिससे यहाँ पर साइबर अटैक के खतरे को हम लोग कम कर सकें। फिर उसके बाद एक और गाइडलाइन जारी की गई है, वो है डेटा ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि अगर डेटा गलत होगा, है ना, या डेटा की क्वालिटी यहाँ पर पुअर होगी, तो इससे कहीं ना कहीं बायसनेस नज़र आ सकता है ना, या फिर यहाँ पर भेदभाव भी कर सकती है वो जो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजी उसकी फंक्शनिंग के ऊपर में काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी अगर यहाँ पर जो डेटा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, तो ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और गाइडलाइन जारी की गई है कि जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ का हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपको इक्वालिटी को, साथ ही साथ में मेजर क्वालिटी को यहाँ पर बेसिकली इंश्योर करना होगा कि उस टेक्नोलॉजी में कोई गलती ना हो, उसका जो एल्गोरिथम है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और एक अच्छी क्वालिटी के माध्यम से हम उस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ कर रहे हों। ठीक है, फिर उसके बाद में लास्ट पॉइंट में जो लास्ट गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यहाँ पर बोला गया है ट्रस्टवर्थीनेस। यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसको इफेक्टिव यूज़ करने के लिए जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उन सबको यहाँ पे क्या करना होगा, एक तरीके से ट्रस्टवर्थी वे को अपनाना होगा। यानी कि इसका मतलब है कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो एक सिंपल सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, ट्रस्टवर्थी होना चाहिए, एक क्वालिटी वाला डेटा दे वो, है ना, जिसके ऊपर इंसान विश्वास कर सके। तो इस वजह से हेल्थ डेटा का जो एक एक्यूरेट एनालिसिस है, मान लो किसी का हेल्थ डेटा को लेकर एक सटीक अगर एनालिसिस देना है ना, तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रस्टवर्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोल्यूशन भी होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसके ऊपर यहाँ पर विश्वास कर सके कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये थी यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस जो कि ICMR ने जारी की हैं, किस चीज़ के लिए, जो भी हम हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं उसको लेकर। तो ये टॉप गाइडलाइंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी हैं और वो गाइडलाइन यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में दी गई हैं, मैंने डिटेल में आपको समझाई हैं और उसके बाद में वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे। तो उसको आप जहाँ पे भी कॉपी पेस्ट करना चाहो या लिखना चाहो, उसका जैसे यूज़ करना चाहो कर सकते हो। मतलब यहाँ पर यह कि देखो, पॉसिबल जितना हो सके इस टेक्नोलॉजी का एक अच्छा यूज़ किया जा सके, है ना, इसका उपयोग बेहतर से बेहतर हो सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिल सके, किसी को नुकसान ना हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा, ये भी रेलिवेंट होने वाला है खासकर GS पेपर नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बात की जा रही है, अफ्स्पा एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत दिनों बाद यहाँ पर एक चर्चा में आया है जिसकी फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको हम लोग अफ्स्पा के नाम से जानते हैं। तो हुआ क्या है कि ये जो एक्ट है ना, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ज़्यादातर लागू देखने को मिलेगा। अब इस एक्ट में होता क्या है, मैं आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो इससे जो आर्मी के पास में पावर्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी मैं आपको डिटेल से भी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं बस खाली एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो अभी कई सारी जगह से अफ्स्पा एक्ट को रिमूव कर दिया गया है, खासकर नागालैंड में काफ़ी सारे इशूज़ भी हैं, है ना, काफ़ी सारे ऐसे NSCN ग्रुप हमने परसों डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा। कुछ ऐसे ग्रुप है जो कि नागालैंड को तोड़ने की बात करते हैं, नागालैंड को देश से अलग करने के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े जो इश्यूज़ हैं ना, उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अफ्स्पा एक्ट को लागू कर रखा है कि जहाँ जहाँ पर विवाद होगा, जहाँ जहाँ पर जो एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया होगा, है ना, वहाँ पे अफ्स्पा एक्ट लागू होगा। लेकिन क्या हुआ, पिछले कुछ समय पर 3 पुलिस स्टेशन की लिमिट से अफ्स्पा एक्ट को रिमूव कर दिया गया है। तो नागालैंड में 3 जगह से यहाँ पे अफ्स्पा एक्ट रिमूव किया गया है, आप ऐसा कह सकते हो। 3 जगह से रिमूव किया है, उनके नाम दिए गए, उनके नाम ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, और एक जगह पर लगाया है। तो नागालैंड में 3 जगह से हटाया गया और एक जगह अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक पुलिस स्टेशन के अंदर में एक डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है। इस डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने का मतलब है वहाँ पर अफ्स्पा एक्ट लागू होगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। और उसके बाद में बोला गया कि नागालैंड में अभी 21 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर इस अफ्स्पा एक्ट की पावर्स को कुछ समय के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है, आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है सर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, नागालैंड के अंदर में जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, तो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ये अफ्स्पा एक्ट को इंक्रीज़ कर दिया गया। वो 8 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं वो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, उसको आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब पढ़ना क्या इस आर्टिकल में, तो पढ़ना यह है कि अफ्स्पा एक्ट है क्या, आखिरकार ये क्यों लगाया जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसका पूरा प्रोसेस क्या है, कैसे लगाया जाता है, ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो स्पेशली यहाँ पर नागालैंड की चर्चा हो रही है, तो हम नागालैंड के पर्पज़ से इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो GS पेपर नंबर 2, 3 दोनों में कई सारे टॉपिक्स हैं जिससे आप इसको लिंक कर सकते हो। पहली चीज़ यहाँ पे अफ्स्पा की फुल फॉर्म क्या है, इसको रट लेना। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यहाँ पर नाम है। ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं ना,
उनको यहाँ पर अलग से कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती हैं इस एक्ट के माध्यम से। सिंपल हो गया। अब होता क्या है कि इस पावर की शुरुआत कैसे होती है? तो पहले तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर बिल आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई एक्ट कोई कानून ऐसे नहीं बनता है, पहले पार्लियामेंट में वो बिल आएगा, बिल पास होगा, उसके बाद ही एक्ट बनता है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर ये जो बिल है ना, इसको यहाँ पे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में यानी राज्यसभा लोकसभा में पास किया गया। फिर उसके बाद में इसको अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट से 11 सितंबर 1958 में। देन फाइनली जाकर यहाँ पर ये एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट बनता है। तो ध्यान रखना, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट टोटल पूरी तरह से कैसे आता है, 1958 में यहाँ पर पूरी तरह से अप्रूव होकर आ जाता है। तो 1958 का यहाँ पर ये एक्ट है। इस एक्ट को क्यों लाया गया था? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वायलेंस इंक्रीज़ हो गया था। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लंबे समय से वायलेंस इंक्रीज़ हुआ है ना। काफ़ी सारे अलग अलग जगह पर मांग की जाती है, हमें ये एरिया अलग चाहिए, ये एरिया अलग चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टेट्स में, जैसे असम की अगर हम लोग बात करें, नागालैंड की बात करें, और कई सारे स्टेट्स हैं, वो अलग अलग एरिया को अलग करने की मांग करते हैं कि हमें ये अलग एरिया जो है अलग करके दे दिया जाए। तो वहाँ पे ना जो राज्य सरकार है वो उन पूरे इश्यूज़ को, उन वायलेंस को कंट्रोल नहीं कर पाती है। ठीक है, तो इस चक्कर में जब राज्य सरकार इन इश्यूज़ को कंट्रोल नहीं कर पाती है तो उसी की वजह से अफ्स्पा एक्ट को लागू किया जाता है, ताकि अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर देंगे। और ये कैसे दिया जाएगा, ध्यान रखना, ये एक्ट लागू हो जाएगा। ये एक्ट लागू हो जाएगा, इससे आर्म्ड फोर्सेस को ये एक्स्ट्रा पावर्स मिल जाती हैं। वो पावर्स क्या मिलती हैं, इसको समझते हैं। देखो, ये जो अफ्स्पा एक्ट है ना, ये आर्म्ड फोर्सेस को पावर देता है कि वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सके, क्योंकि राज्य सरकार जब काम नहीं कर पा रही है, वो यहाँ पे उस वॉयलेंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो उस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने की पावर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास में आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। ये कौन से एरिया में एक्ट लागू होता है? जो डिस्टर्ब्ड एरियाज़ होते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब डिस्टर्ब्ड एरिया क्या होते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। डिस्टर्ब्ड एरिया भी यहाँ पर पता है इसी एक्ट के तहत डिक्लेयर किया जाता है। अफ्स्पा एक्ट के अंदर में सेक्शन 3 है, इस सेक्शन 3 के तहत यहाँ पर बोला जाता है कि भाई ये एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है। अच्छा, क्या ऐसे ही बोल देंगे? नहीं। देखो, किसी भी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया तब डिक्लेयर किया जाएगा जब वहाँ पर बहुत सारे विवाद चल रहे होंगे, चाहे वो रिलीजियस इश्यूज़ चल रहे होंगे, रेशियल इश्यूज़, लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट को लेकर, कम्युनिटीज़ को लेकर बहुत सारे जो अलग अलग विवाद चल रहे होंगे, वो विवाद जब एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उस एरिया को यहाँ पर डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करके वहाँ पे अफ्स्पा एक्ट लागू कर दिया जाएगा। इस अफ्स्पा एक्ट से क्या होगा, इससे यहाँ पर यह होगा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास में पावर हो जाएंगी, और वो जो पावर है वो पावर का बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और उन्हें यहाँ पर उस पावर का यूज़ करके ना किसी को जवाब भी नहीं देना है। और इस जैसे हम अफ्स्पा एक्ट को लागू कर देते हैं तो इससे क्या हो जाता है, जिस भी एरिया में इसको लागू किया जाएगा वहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि जो 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते, है ना। जैसे कभी कर्फ्यू वर्फ्यू लग जाता है ना, जब किसी को इकट्ठा नहीं खड़े होने दिया जाता, वैसी सिचुएशन कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग कहीं पर भी इकट्ठे नहीं होंगे। और कह सकते हो कि अगर कोई भी लॉ कानून का उल्लंघन करता है तो उसको एक वार्निंग दे सकती है हमारी आर्म्ड फोर्सेस, और अगर वो तब भी नहीं मानता है तो उसको मार भी दिया जा सकता है, उसके ऊपर गोली भी चलाई जा सकती है। और गोली चलाने के पश्चात यहाँ पर उनको कहीं पर भी कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी जवाब भी नहीं देना है। तो ये स्पेशल पावर यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को दी जाती हैं। अगर यहाँ पे किसी आर्म्ड फोर्सेस को, कह सकते हो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है ना, तो वो आर्मी क्या कर सकती है, वहाँ पे जो हमारी आर्मी है वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट भी कर सकती है बिना किसी वारंट के। वैसे अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर्मी के पास में ये एक्स्ट्रा पावर्स आने के बाद में वो किसी भी व्यक्ति को जिसके ऊपर शक हो, वो बिना किसी वारंट के उसको अरेस्ट कर सकती है। उसके घर में यहाँ पर छाना जो भी यहाँ पे जा सकता है वो किया जा सकता है, यानी कि उसके घर में, है ना, छानबीन की जा सकती है, और जो भी यहाँ पे उसके पास में हथियार वगैरह हो वो सब छीना जा सकता है, बैन किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी पावर्स जो है ना, ये हमारी आर्म्ड फोर्सेस के पास में आ जाती हैं स्पेशल पावर्स एक्ट के तहत, यानी कि वही अफ्स्पा एक्ट के तहत, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, डिस्टर्ब एरियाज़ क्या होता है वो ऑलरेडी हम यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये अफ्स्पा के बारे में अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट आया है। क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है कि प्रिजनर्स ऑन पे रोल ड्यूरिंग पैंडेमिक मस्ट सरेंडर। अब मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बात है 2019 के लास्ट और 2020 की। ठीक है, 2019-20 कह सकते हो। अब 2019 के अंत में क्या होता है, कोविड आना स्टार्ट हो जाता है, और 2020 में कोविड बुरी तरह से फैल जाता है। 2020 में तो पहले लॉकडाउन लगा था, है ना, पूरे साल, फिर वो लॉकडाउन में निकल गया। अब होता यहाँ पर यह है कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया, उसके पीछे का रीज़न था क्योंकि कोरोना फैल रहा था, और कोरोना यहाँ पर एक इंसान से दूसरे इंसान में बहुत तेज़ी से फैलता चले जा रहा था। अब एक तरफ हमारे जेल पड़े थे, अब उस जेल में ना कैदी भरे पड़े थे। अब कहीं ना कहीं यहाँ पर उन कैदियों में भी कोरोना फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो उसके बेसिस पर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, ये बोला था कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, है ना, जिसके ऊपर अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है
है ना, अभी वो मुजरिम साबित नहीं हुआ है, केवल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसे लोग भी यहाँ पर जेल में पड़े हुए थे, तो उनको पेरोल के बेसिस पर रिलीज़ कर दिया जाए, पेरोल के बेसिस पर उनको छोड़ दिया जाए ताकि जेल को थोड़ा खाली किया जा सके, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये काम यहाँ पर 2020-21 में किया गया था और कई सारे कैदियों को ऐसे छोड़ दिया गया था। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे में यानी कल के दिन ये बोला है कि लगभग 4000 के आसपास ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और ऐसे मुजरिम हैं जिनको यहाँ पे हमने इमरजेंसी पेरोल दिया था या इंतरिम बेल दिया था, ताकि हम लोग दिल्ली के इन जेल के अंदर में थोड़ा स्पेस बना सकें और कोरोना से यहाँ पर सभी को बचा सकें, क्योंकि कोरोना उस समय पीक पर था, तो उसको यहाँ पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जेल से इन कैदियों को छोड़ा गया था पेरोल के बेसिस पर। तो अब उनसे बोला जा रहा है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर सरेंडर कर दो और आ जाओ वापस से। आने वाले 15 दिनों में इनसे सरेंडर करने के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, इसी वजह से ये चर्चा में है। आई होप आपको यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट है वो समझ में आ चुका है, लेकिन अभी ये आर्टिकल पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए आखिरकार पेरोल क्या होता है। वैसे मैं आपको बताऊँ, पेरोल के साथ साथ हम एक और चीज़ पढ़ते हैं, दूसरा फरलो पढ़ते हैं। पेरोल और फरलो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेसिस पर कैदी को छोड़ा जाता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है ज़रूर से पता होने चाहिए, एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को भी आप जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में ही लिंक कर पाओगे। पहले हम समझते हैं पेरोल का कॉन्सेप्ट कि पेरोल क्या होता है। देखो, पेरोल बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम के बेसिस पर हम कैदी को थोड़े समय के लिए छोड़ देते हैं, थोड़े समय के लिए उसको रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जिस भी कैदी को हम रिलीज़ करेंगे वो एक कंडीशनल रिलीज़ होगा, यानी कुछ कंडीशन के बेसिस पर रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना ये बोला जाता है कि जो पेरोल है किसी भी कैदी का हक नहीं है, जबकि फरलो ना एक कैदी का हक होता है, उसका राइट होता है। लेकिन पेरोल किसी भी कैदी का हक नहीं होता, ध्यान रखना, ये कंडीशन के बेसिस पर होता है। अच्छा, कंडीशन क्या हो गई कि मान लो यहाँ पर उस कैदी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, उसके फैमिली मेम्बर्स के अंदर में किसी की मृत्यु हो गई, या फिर यहाँ पर किसी के फैमिली मेम्बर्स में किसी की शादी है ना, खून का रिश्ता है जहाँ पर जिसकी शादी है। तो अगर ऐसे कोई रीज़न है, ऐसा कोई कंडीशन है, तभी यहाँ पर उस व्यक्ति को क्या किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा। और अगर समझा ये जाता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए खतरा है, तो उसको यहाँ पर किसी भी बेसिस पर रिलीज़ ही नहीं किया जाता है, ना ही पेरोल के बेसिस पर, ना ही फरलो के बेसिस पर। अगर वो सोसाइटी के लिए तब भी खतरा माना जाता है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर बिहेवियर भी देखा जाता है, बिहेवियर उसका अगर जेल के अंदर सही रहा है ना, और अगर यहाँ पे कोई कंडीशन पड़ रही है तो उसको यहाँ पर पेरोल के बेसिस पर थोड़े समय के लिए छोड़ा जा सकता है। ये तो बात हो गई पेरोल की। अब बात आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, वो है फरलो। तो मैंने क्या बोला था, पेरोल कंडीशनल है ना, वहाँ पे कंडीशन के ऊपर बेस है, और दूसरा यहाँ पर पेरोल किसी भी कैदी का हक नहीं है। लेकिन फरलो ना, फरलो में आप देखोगे तो यहाँ पर ना ही कोई कंडीशन होती है और यहाँ पर ये कैदी का हक होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि पेरोल के अपोजिट में है फरलो। फरलो वैसे पेरोल जैसा ही है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस, कुछ यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये जो फरलो है ना, ये उस कैदी को दिया जाता है जो कि बहुत लंबे समय से जेल में अपनी सज़ा काट रहा है, बहुत लंबे समय से जेल में है। अब यहाँ पर उसका बिहेवियर वगैरह भी सही है, तो ये हक बनता है कि उसको थोड़े समय के लिए छूट दी जा सके। ठीक है, तो ये जो फरलो का पीरियड है ना, ये जो फरलो दिया जाता है एक कैदी को दिया जाता है ताकि यहाँ पर उसको थोड़ा सा, मतलब जेल में वो लंबे समय से, कई सालों से यहाँ पर वो जेल में है, बिहेवियर सही है, तो थोड़े समय के लिए यहाँ पर उसको रिलीज़ कर दिया जाए, थोड़ा बहुत यहाँ पर उसको रेस्ट दे दिया जाए। ठीक है, लेकिन पेरोल में ऐसा नहीं था। ठीक है, पेरोल में कंडीशन के बेसिस पर रिलीज़ किया जा रहा था, जबकि फरलो में यहाँ पर एक व्यक्ति को बहुत लंबे समय हो चुका है सज़ा काटते काटते, तो उसके बेसिस पर फरलो दिया जाता है। ठीक है, जो फरलो है ना, ये बोला जाता है कैदियों का हक है, राइट है उनका ये। ठीक है, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, बिहेवियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो बनता है कि यहाँ पर उस व्यक्ति को थोड़े समय के लिए रिलीज़ किया जा सके ताकि वो अपने फैमिली के साथ में, सोसाइटी के साथ में थोड़ा जो टाइम है वो यहाँ पे व्यतीत कर सके। और जो इसने यहाँ पर इतना पूरा अपना बुरा समय काटा है इतने सालों से जेल में, है ना, उस टाइम पीरियड से थोड़ा सा वो बाहर आ सके, उससे उभर सके, तो इसके लिए यहाँ पे उसको जो फरलो है वो दिया जाता है। अब जो फरलो है और पेरोल है, दोनों के दोनों क्या है, एक रिफॉर्मेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन प्रोविजंस को लाया इसलिए गया है ताकि जो हमारा पूरा का पूरा जेल का सिस्टम है ना, उसमें थोड़ी मानवता दर्शाई जा सके, थोड़ी मानवता को लाया जा सके। इसी के बेसिस पर यहाँ पर पेरोल और फरलो को देखा जाता है। ठीक है, थोड़ी यहाँ पर जेल के सिस्टम में एक मानवता भी हो। ठीक है, किसी को कंडीशन के बेसिस पर या किसी को बहुत समय हो चुका है तो उसके बेसिस पर रिलीज़ किया जा सके, तो ये पेरोल और फरलो के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो पेरोल के बेसिस पर लोगों को रिलीज़ किया गया था, अब उनको सरेंडर करने के लिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। अच्छा, सवाल यहाँ पर यह है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ पे कवर किए जाते हैं, कहीं कोई एक्ट वगैरह है जिसके अंदर में लाए जाते हैं? तो हाँ बिल्कुल, पेरोल और फरलो दोनों के दोनों प्रिजन्स एक्ट ऑफ 1894 के अंदर में कवर किए गए हैं। तो 1894 का ये एक्ट है जहाँ पर पेरोल और फरलो की डेफिनेशंस प्रॉपरली मेंशन की गई है।
आई होप गाइज आपको यहाँ पर क्लैरिटी अच्छे से मिल चुकी है। नाउ आते हैं, हम लोग चलते हैं पहले अपने एडिटोरियल डिस्कशन के ऊपर। ना दोस्तों, आज का हमारा एक लौता एडिटोरियल है, क्योंकि सैटरडे में यहाँ पे आर्टिकल्स ऑलरेडी कम आते हैं, लेकिन एडिटोरियल बहुत बेहतरीन है। क्या बात करता है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में डिस्कशन करता है। और मैं आपको बता दूं, ये एडिटोरियल द हिंदू के साथ साथ ऑलरेडी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी एक्सप्लेन सेक्शन पर कवर किया जा चुका है। अब बहुत सारे लोग ना कमेंट करते हैं, सर हम आपका एडिटोरियल डिस्कशन ज़रूर देखने आते हैं, हमें एडिटोरियल डिस्कशन बहुत अच्छा लगता है, द हिंदू से थोड़ा अलग होता है। तो ये जानबूझ के मैं अलग करता हूँ। देखो, मेरा पर्पज़ यहाँ पर यह है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स मैं हर रोज़ देखता हूँ कि सर हमें एडिटोरियल डिस्कशन बहुत ज़्यादा हमारा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का, ठीक है, हम वही देखने आते हैं। देखो, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह आपको इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं इसको टू द पॉइंट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर जा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे द हिंदू में कई सारे एडिटोरियल पब्लिश होते रहते हैं जो हमारे काम के नहीं होते हैं। जैसे आज भी काफ़ी सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, वो हमारे काम के नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैं दूसरे न्यूज़पेपर के आर्टिकल उठा लेता हूँ, आगे पीछे करके आर्टिकल्स को ले लेता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर नोट्स मिल सके। जैसे ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, ये अभी कुछ दिन पहले हमारे द हिंदू में भी कवर हो चुका है, फिर ये कवर हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस में कवर हुआ है, तो आर्टिकल का इंपॉर्टेंस बन चुका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कवरेज मिल रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे ही पढ़ा देता, केवल ऊपर ऊपर अखबार से पढ़ा देता, तो ये आपको काम नहीं देगा। एक मेरा मकसद यहाँ पर है कि आपके पास में प्रॉपर नोट्स हो इस टॉपिक को लेकर, तो वो प्रॉपर नोट्स के साथ में आज मैं आया हूँ। तो थोड़ा सा वेट करके अगर हम आर्टिकल को पढ़ते हैं ना, तो थोड़े ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरा मकसद यहाँ पर यही होता है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, और ख़ासकर यार बिना किसी चार्ज के अंदर में। वरना जो आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है, वही कंटेंट बहुत सारे पेड कोर्सेज में भी मिल रहा है ना, जिसके लिए यहाँ पे आप हज़ारों रुपए की जो फीस है वो भरते हो। और हमारा जो ग्रुप है उसमें किसी ने पेड कोर्स का, किसी कोचिंग का नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने यहाँ पर करंट अफेयर का PDF डाल दिया था। यार ऐसा किसी के साथ मत किया करो, ठीक है। मतलब कि जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप आपके मेंस क्वेश्चन के लिए बनाया गया है। हाँ, ये बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ध्यान से सुनना। आपके मेंस क्वेश्चन के लिए वो बनाया गया है, तो आप मेंस का क्वेश्चन भेजो, उसमें कुछ भी कहीं का भी आर्टिकल या किसी का PDF वो चीज़ें मत शेयर करा करो, उससे कॉपीराइट के इश्यूज़ होते हैं। किसी ने क्या किया, एक कोचिंग मटेरियल वहाँ पे मतलब है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उनका यहाँ पे क्या कर दिया, करंट अफेयर का जो PDF है वो यहाँ पर डाल दिया, और वो ये कह रहे हैं कि सर यहाँ पर देखो इतने हज़ार रुपये की फ़ीस मैंने दी है, और वही चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है जो आप यहाँ पर फ्री में वीडियोज़ में डिस्कस कर रहे हो। तो वो चीज़ होती है, करंट अफेयर तो सेम ही रहेगा ना, चाहे वो मैं यहाँ पढ़ा हूँ, चाहे वो आपको पेड कोर्सेज में पढ़ा है। बट होता यहाँ पर यह है कि जो पेड कोर्स वाले हैं वो मेनली पेड कोर्स के ऊपर फोकस करने लगता है। बस खाली यूट्यूब उनका एक ज़रिया है कि यहाँ से मैं एक इंसान को अपने पेड कोर्स में लेकर आऊँ, लेकिन मेरा यहाँ पे कोई पेड कोर्स वगैरह नहीं है ना। मैं यहाँ पर अभी ऐसे फ्री इनिशिएटिव्स के तौर पर काम कर रहा हूँ। बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यह है कि PDF वगैरह किसी की मत शेयर किया करो उस टेलीग्राम के चैनल पर। काफ़ी सारे लोग जो अखबार हैं उनकी PDF शेयर कर देते हैं। यार ऐसा मत क्या करो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज़ होते रहते हैं। आपको पता है, हम इससे पहले 2 बार अपने टेलीग्राम चैनल खो चुके हैं। एक बार 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, एक बार 1,40,000 सब्सक्राइबर थे। 2 बार टेलीग्राम चैनल खो चुके हैं उन्हीं कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से। तो वैसी गलती मत किया करो, वरना मैं वैसे जब भी देखता हूँ तो मैं बहुत जैसे PDF वगैरह पड़ी होती है तो उसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, लेकिन ऐसा ना किया करो। चलो जी, बहुत हो गई बातें, अब डिस्कस करते हैं इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को। तो यहाँ पे टॉपिक उठाया गया है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, यानी कि जो आपका कूड़ा है, जो आपका वेस्ट है ना, उससे एनर्जी को जनरेट किया जाए, उसके लिए यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स लगाए जाते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करना है, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है हमारे देश में, ये जो प्लांट्स हैं वो फेल भी मार रहे हैं। बहुत सारे प्लांट्स के अंदर में बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिला है, उसके पीछे के रीजंस भी हम डिस्कस करेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि इस एडिटोरियल को क्यों लिखा गया, क्या रीज़न था। क्योंकि केरला की सरकार ने हाल ही में अनाउंसमेंट किया है अपने राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में। तो इनके राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट है वो कोझिकोड में लग रहा है, तो जिसका अनाउंसमेंट यहाँ पर केरला सरकार ने हाल ही में किया है ना। और बोला जा रहा है कि ये जो प्लांट है, जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये 2 साल में लग जाएगा, और इसके अंदर में ये होगा पावर, ये बहुत सारी एनर्जी को, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकेगा। 6 मेगावाट का पावर ये जनरेट कर सकेगा, ऐसा यहाँ पर एक एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये वेस्ट टू एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स है वो चर्चा में है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं और काम क्या करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट नाम से पता चल रहा है जिनका काम है कूड़े करकट से एनर्जी को बनाना। और अब ये कौन से कूड़े का इस्तेमाल करते हैं, तो ये लोग, यानी इन प्लांट्स के अंदर में हम लोग नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट का यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, क्या, नॉन रिसाइकेबल ड्राई वेस्ट, एक ऐसा कूड़ा जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। नहीं तो ज़्यादातर जो वेस्ट होता है ना, ज़्यादातर जो कूड़ा होता है उसको रिसाइकिल कर लेते हैं, यानी कि उसको वापस से उपयोग में लेकर आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा वेस्ट होता है जिसको वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वैसे वाले वेस्ट को गला पिघला कर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे, एनर्जी को जनरेट करते हैं। उसी को हम लोग यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स के नाम से जानते हैं।
ये जो प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस क्या करता है, हमारे राज्य की जो बिजली जनरेशन की कैपेसिटी, इनकी जो क्षमताएं हैं वो यहाँ पे बढ़ा देगा। और उसके साथ साथ दूसरा काम ये भी हो जाएगा, जो सॉलिड वेस्ट होता है यानी कि ये जो कूड़ा है इसको मैनेज भी किया जा सकता है ना, क्योंकि ये जो कूड़ा है ना जो रिसाइकिल नहीं किया जा सकता वो ऐसी तो एनवायरमेंट में फेंक दोगे तो वैसे सड़ता रहेगा, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाता रहेगा। इससे अच्छा यहाँ पर उस वेस्ट को उठाओ, उससे यहाँ पर एनर्जी को जनरेट करो। इससे क्या होगा, हमारी राज्य सरकार की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की क्षमता है वो तो बढ़ेगी, साथ ही साथ में एक तरफ से कूड़ा भी साफ हो रहा होगा। ये यहाँ पर इसकी कह सकते हो बेनिफिट्स नज़र आते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि देखो ये वेस्ट क्या है, मतलब कितना वगैरह है, इसका क्वांटिटी वगैरह यहाँ पर समझते हैं हम लोग। तो जनरली ये बोला जाता है कि इंडिया के अंदर में जो सॉलिड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ये लगभग 55 से लेकर 60% बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है। अब ये बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है, एक ऐसा कूड़ा होता है जिसको हम लोग यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं बायोगैस में, यानी जिसका यूज़ हम भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, ऐसा वेस्ट है ये। अब इसी वेस्ट में से 25 से 30% नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट होता है। कितना, 25 से 30% नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट होता है। अब ये जो 25 से 30% ये वाला वेस्ट है ना, इसमें 2 से 3% कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हार्ड प्लास्टिक, बहुत टाइट प्लास्टिक्स होती हैं, छोटे छोटे मेटल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे आपकी टीवी, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं जो हम लोग यूज़ ना कर सकें, तो ये जो है ना, यही चीज़ें रिसाइकेबल हो पाती हैं। मतलब क्या है, मतलब यह है कि 25 से 30% आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट है, और इसमें 2 से 3% प्लास्टिक, मेटल, ई वेस्ट, यानी कि 2 से 3% काम की चीज़ें निकल जाती हैं। इस 25 से 30% में से 2 से 3% चीज़ें काम की होंगी जिसको आप रिसाइकिल कर सकते हो, लेकिन बाकी जो बचा कुचा है 20-22% वो कूड़ा होता है। वो क्या है, वो लो ग्रेड प्लास्टिक है, एकदम 72 क्वालिटी की प्लास्टिक है, एक ऐसा कपड़ा जिसको आप रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो बाकी जो 22 या 20-22% जो भी आपका कूड़ा बचा वो नॉन रिसाइकेबल है, आप उसको रिसाइकिल नहीं कर सकते, आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही जो कूड़ा रिसाइकिल नहीं किया जा सकता, जो यहाँ पर वापस से यूज़ नहीं किया जा सकता ना, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे इस एनर्जी को बनाने में। क्योंकि होता यहाँ पर यह है कि जो कूड़ा हम रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि उसका यूज़ हो नहीं रहा है। क्योंकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम क्या कर रहे हैं, जो भी कूड़ा है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसको रिसाइकिल करने का फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा कूड़ा होता है जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है ना। ये सबसे चैलेंजिंग पोर्शन है, हमारे एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुँचाता है। तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग बनाते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स। अब ये जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इसी पोर्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसी कूड़े का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि पावर को जनरेट किया जा सके, यानी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जा सके। ये प्लांट्स क्या करेंगे, इस वेस्ट का यूज़ करेंगे हीट को जनरेट करने के लिए, है ना, गर्मी को जनरेट करने के लिए, और फिर उस हीट को यहाँ पे बिजली में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये काम होता है यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स का। आई होप गाइज आपको एक क्लैरिटी जो है वो मिल चुकी होगी। लेकिन पता है पिछले कुछ समय पर एक बहुत बड़ा इशू भी देखने को मिला है कि जो ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है ना, ये अक्सर फेल भी होते हुए नजर आए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये प्लांट्स फेल क्यों हो जाते हैं। तो बोला यह जाता है कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स है ना, देखो वैसे तो एक देखने में सिंपल सोल्यूशन है, बट इसको अगर अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि यहाँ पे जो भी कूड़ा होता है ना, एक तरीके से उस कूड़े की कैलोरीफिक वैल्यू भी देखनी पड़ती है, यानी वो कूड़ा एनर्जी बनाने के लिए योग्य है या नहीं है, वो चीज़ भी यहाँ पर देखना पड़ता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर इंडियन वेस्ट की बात करेंगे तो मिक्स इंडियन वेस्ट होता है। मिक्स मतलब यानी सब कूड़ा, यानी उसमें सूखा कूड़ा भी है, गीला भी है ना, ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सब कुछ यहाँ पर मिला दिया जाता है, मिक्स होता है। और वो जो मिक्स वाला जो इंडियन वेस्ट होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू इतनी अच्छी होती नहीं है। 1500 किलो कैलोरी के हिसाब से यहाँ पर उसका कह सकते हो एक वैल्यू देखने को मिलेगी, जो कि पावर को जनरेट करने के लिए लायक नहीं है ना। यानी जो मिक्स वेस्ट होता है ना, जहाँ पे गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा सब मिक्स होता है, उससे हम लोग यहाँ पे पावर को इतनी अच्छी तरीके से जनरेट नहीं कर सकते, वो सूटेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ऐसा कह सकते हो। और इंडिया में ज़्यादातर यही वाला कूड़ा आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर मान लो कोई भी वेस्ट है ना, जो सूखा वेस्ट है, उसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, आपने सूखे वेस्ट को अलग करना होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लो कोई सूखा वेस्ट है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू लगभग 2800 से लेकर 3000 किलो कैलोरी के आसपास है, तो वो एक सफिशिएंट वेस्ट है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हो, पावर को जनरेट कर सकते हो। लेकिन जो मिक्स वेस्ट होता है, आप उससे पावर को जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चक्कर में जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हैं ये हमारे फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मिक्स इंडियन वेस्ट ज़्यादा आता है, और उसी यहाँ पर वेस्ट को हम लोग यूज़ करते हैं, उससे इतनी बेहतरीन तरीके से जो पावर है वो नहीं बन पाती है, इतनी सफिशिएंट पावर, इतनी इनफ पावर नहीं जनरेट हो पाती है।
ठीक है, क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम होती है। बात क्लियर हो गई। दूसरा जो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है जिसके चक्कर में ये प्लांट्स फेल हो रहे हैं वो है इम्प्रॉपर मैनेजमेंट। बहुत सारे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फेल हो चुके हैं क्योंकि उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया गया है ना। और आपको पता है ये जो प्लांट्स है रेगुलर बेसिस पर यूज़ हो रहे हैं, अगर आप इनको प्रॉपर मैनेज नहीं करते हो, इनकी प्रॉपर यहाँ पर कह सकते हो देखभाल ही नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये फेल मारते हुए नज़र आएंगे ही आएंगे। सिंपल सी बात है ना। यानी कि आप अगर अपनी गाड़ी चला रहे हो, अपनी मोटरसाइकिल चला रहे हो, तो उसको बीच बीच में आप उसकी सर्विस करवाते हो ना, रिपेयर करवाते हो ना, तभी तो वो रेगुलर चल रही है ना। तो ये मैनेजमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है वो ये है, वो चीज़ यहाँ पे पॉइंट में मेंशन नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट से बिजली बनती है ना वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, 8-9 रुपये यूनिट के हिसाब से होती है, जबकि हमारी जो राज्य सरकार देती है वो 3-4 रुपये पर यूनिट होती है ना, जो राज्य सरकार यहाँ पर परचेज़ करती है अलग अलग कोल प्लांट से, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे जो पावर बनती भी है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक रीज़न बन जाता है जिसके चक्कर में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स हमारे फेल हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फेल हो रहे हैं तो इसको बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर राइटर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से इन प्लांट्स को ओवरकम कर सकते हैं, मतलब जो ये प्लांट्स चैलेंजेस, ये जो चुनौतियाँ फेस कर रहे हैं, इनको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे यहाँ पर इनसे लड़ा जा सकता है। तो पहला यहाँ पर तरीका है वो है प्रॉपर सेग्रीगेशन एट सोर्स। यानी कि जो वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो ना, ठीक है लगाओ, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि जो आपको कूड़ा चाहिए वो सूखा कूड़ा चाहिए, आपको एक ड्राई वेस्ट चाहिए होता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास में एक तरीका होना चाहिए जिससे आप कूड़े को सेपरेट कर सको, है ना, कूड़े को अलग कर सको। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यही है, इसी चक्कर में आपने देखा होगा कई बार बोला भी जाता है कि आप अपने घर में अगर कूड़ा इकट्ठा कर रहे हो ना तो उसको सेपरेट कर दो, आप 2 डस्टबिन मैनेज करके चलो, है ना। एक तरफ यहाँ पे सूखा कूड़ा रखो, एक तरफ यहाँ पर गीला कूड़ा रखो, तो दोनों को अलग अलग रखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे ड्राई वेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हो अगर हम वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स को लगाते हैं ना तो इसको अकेले लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके लिए हमें म्यूनिसिपैलिटी, हमारा जो स्टेट है, काफ़ी सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर इसको लगाने के लिए। तो अगर ये सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली अच्छे से यहाँ पर प्लांट्स को लगा पाएंगे। तो पहली चीज़ तो ये करना होगा कि सबको साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी म्यूनिसिपैलिटी है ना, इसको पहली चीज़ इंश्योर करना होगा कि जो भी कूड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में हम भेजेंगे, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी इस वेस्ट को मैनेज करती है ना, तो जो भी कूड़ा यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जाएगा वो सूखा कूड़ा हो। ये बात यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी के पास में होनी चाहिए, इस जिम्मेदारी इसके पास में होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे वो क्या कर सके, एक तरीके से स्टार्टिंग में ही उस कूड़े को सेपरेट कर सके, अलग कर सके, और जो काम का कूड़ा है, जो सूखा कूड़ा है, उसको यहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जा सके और उस कूड़े का यहाँ पर यूज़ करके एक अच्छी एनर्जी को जनरेट, एक पावर को जनरेट किया जा सके जो काम लायक हो। बात क्लियर हो गई। तो ऐसे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन प्लांट्स के जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा तरीका है प्रॉपर प्लानिंग होना और एग्जीक्यूशन होना। जो हमारी म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या जो डिपार्टमेंट होते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी होती है इस सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने की, ठीक है। तो इनका रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहली बात, यहाँ पर इनको बेहतरीन तरीके से काम करना पड़ेगा, और हमारे लिए यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम अलग अलग प्रकार की जो स्टडीज़ हैं उनको कंडक्ट करते रहें, और जो भी हमारे जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग जगह पर इस प्रकार के जो प्लांट्स हैं, उनसे चीज़ों को सीखते रहें, उनसे एक्सपीरियंस लेते रहें, है ना। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ें होंगी जहाँ से एक्सपीरियंस लिया जाएगा, एक्सपीरियंस लेने के बाद में हम चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर किया जा सकता है ताकि हम वेस्ट एनर्जी जो भी यहाँ पर प्लांट्स हैं उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। नाउ इसी पूरे एडिटोरियल के बेसिस पर आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, और ऐसे आर्टिकल बहुत कम आते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, बट इसको नोट्स के फॉर्म में ज़रूर से लिखना, और जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन ये बोलता है, जो वेस्ट टू एनर्जी है ना, ये एक की कंपोनेंट है ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, उसको मैनेज करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। तो वेस्ट टू एनर्जी एक की कंपोनेंट है ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसी स्टेटमेंट को देखते हुए आपको एनालाइज करना है। क्या एनालाइज करना है कि हमारे इंडिया में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की सिचुएशन क्या है, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की स्थिति क्या है, ठीक है। मैं हिंदी में भी एक बार रीड कर देता हूँ। तो हिंदी में मेंशन किया गया है, अपशिष्ट से ऊर्जा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का एक प्रमुख घटक है। इस कथन के आलोक में भारत में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की स्थिति का विश्लेषण करें। तो डिटेल से आपको आंसर लिखना है, 250 शब्दों में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। थोड़ा बहुत इसके ऊपर पहले आप रिसर्च कर सकते हो, है ना। थोड़ा स्टेट मैंने डिस्कस नहीं किया, बट मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, उसके बेसिस पर आपके पास में थोड़ा डेटा आएगा, तब आपको 250 शब्दों में आंसर लिखना है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पर सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना है,
और टेलीग्राम पर जाने के बाद में आपको सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स को लिख रहे हैं। तो भारत में स्थिति क्या है वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की, आप बता सकते हो कितने सक्सेसफुल हैं, कितने फेलियर हैं, फेलियर क्यों है और सक्सेसफुल क्यों है, कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो चीज़ आपको मेंशन करनी है। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप आंसर लिखकर सबमिट करोगे ना, तो एक छोटा सा काम करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। कम से कम 15 मिनट ही लगेंगे आपको, 2 आंसर्स रिव्यू कर सकते हो। तो 2-2 आंसर्स रिव्यू करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर पाओगे। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकोगे कि यहाँ पर आपको एक इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ में आई बात? तो ये था आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन। आई होप गाइज आपको यहाँ पर जो क्लैरिटी वो मिल चुकी है। तो आर्टिकल वो डिस्कस करो जो काम का हो और एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट हो। अब हम लोग चलते हैं अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में एक प्रपोजल दिया गया था 2017 में कि गुजरात के अंदर में जो पाए जाने वाले लायंस हैं, इनमें से कुछ लायंस को एक जगह पर भेजने के बारे में चर्चा की जा रही थी, कुछ लायंस को एक जगह पर छोड़ने के बारे में चर्चा की जा रही थी। वो जगह कौन सी है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कुछ लायंस को ट्रांसलोकेट करने के बाद में एक प्रोपोजल जारी किया गया था 2017 के समय में। तो गाइज़ ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा। तो आज सैटरडे भी था, आर्टिकल कम थे क्योंकि आज हमारा टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेज नहीं आता है, तो आर्टिकल कम होने की वजह से हमारा वीडियो भी शॉर्ट है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।